ये बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं सर। पिछली सरकार में कांग्रेस में इतने सारे लीक हो गए। बच्चा बड़ा मेहनत करता है, आपने मेहनत करके पढ़ाई की होगी, आपको लगता है क्या इससे कैसे नकेल कसी जाए, ऐसे पेपर लीक नहीं हो? एक तरह छात्रों के साथ धोखा है पेपर लीक। तो जो करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो इस मत का हूँ। सांसदों के साथ मारपीट, नोट उछालना, अंबेडकर जी की फोटो यहाँ कांख में डालना। लेकिन कांग्रेस की पोल खुल गई। बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, ये जग जाहिर हो गया। राहुल गांधी जी को लगा के नहीं, ये तो मकर द्वार का हमारा ही द्वार है। बीच में से निकले और यूं करते हुए काले टी शर्ट पहन के आई, मुंह पे मास्क लगा के आई, गुस्से में टी शर्ट उतारे और पूरे सदन में लहराए जैसे काले झंडे फहराते हैं ऐसे। अशोक गहलोत जी का इंटरव्यू सुना था, वो कहते बाबा साहब अम्बेडकर को तो हमने लॉ मिनिस्टर बनाया, तो बीजेपी ने तो आपको भी बनाया सर लॉ मिनिस्टर का। वो समझ नहीं पाया। अशोक गहलोत की इतिहास पढ़ लेना। क्या आपको लगता है अम्बेडकर जी के विवाद को अनावश्यक टूल दे रही है कांग्रेस? कांग्रेस की पोल खुल गई इन 4 दिन की चर्चा। साइकिल में अभी भी जाते हैं हम संसद? मंत्री बनने के बाद कुछ सुरक्षा कारणों से कम जा पाता हूँ। राजस्थान का कोई भी निवासी आपको फोन कर लेता है, मैं भी आपको कई बार रात को भी कर लेता हूँ, आप उठा लेते हैं। संवेदनशील होना चाहिए जी। सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, संवेदनशील हो। अगर 2 रुपए नहीं होते तो मेरी टीसी कट जाती, तो बिल पढ़ता भी पढ़ते नहीं, अधिकारी नहीं बनता, अधिकारी नहीं बनता, नहीं बनता, एमपी भी नहीं बनता। राजस्थान में ये पूछते हैं ये पगड़ी वाले नेताजी कौन है, पगड़ी लगाए रखते हैं आप, क्या कारण है सर इसका? कि मैं चुनाव लड़ने गया 2009 में, तो वहाँ पहनाते ही है पगड़ी। हाँ। पहना भी, तो गर्मियों का मौसम था। हालांकि कुछ लोगों ने कहा चलो ये तो चुनाव के लिए आए हैं, उसके बाद शायद ये पगड़ी उतार देंगे। तो वहाँ हमने संकल्प ले लिया कि आप चुनाव जीता, आपने पगड़ी पहनाई है, मैं आपके पगड़ी का मान रखूंगा, इसको उतारूंगा। चांद जिस दिन पूरा निकलता है, पूर्णिमा के दिन, उस दिन मैंने सुना है कि आप बिजली बचाते हैं। तो एक रात चांद के साथ वहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने इसका अंग्रेजीकरण कर दिया, वन नाइट विथ फुल नाइट, उसमें मून लाइट, वन नाइट विथ मून लाइट। मतलब आपने एक परिवार बिछड़ने से बचाया और रात को आपके पास फोन आता है और उठाते हैं। मैं चूरू में जब जिला कलेक्टर था, मैंने कहा मेरा नंबर कहाँ से दिया? जैसे ही शासन ने पूछा तो क्यों बात करे, तो मैंने कहा मैं जिला कलेक्टर से बात करूँ। तो मुझे पता चला कि अगर कलेक्टर संवेदनशील हो तो ऐसी जिंदगियां बच जाती हैं। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत। मैं जितेश जेठंदानी। आज खास पोस्टकार्ड में हमारे साथ है अर्जुन राम जी मेघवाल। जाति ना पूछो साधक जी, पूछ लीजिए ज्ञान। ये कबीरदास जी का दोहा इन पे सटीक बैठता है। दरअसल ये ऐसे सहज और सरल व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में है। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जेठंदानी जी। मेघवाल साहब, आपने एक पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक क्या है? उसमें एक किस्सा भी है कि आपकी धर्मपत्नी पढ़ी हुई जितेश जी को? हाँ, मैं थोड़ी बहुत पढ़ी। आपकी पत्नी ने कोई आपको पढ़ाने के लिए पैसे दिए, ये दिलचस्प किस्सा था उसमें। देखिए, भारतीय समाज में कोई आगे बढ़ता है तो उसमें माँ बाप का भी योगदान होता है, गुरुजनों का भी योगदान होता है। मेरी लाइफ में इन सबका योगदान था, लेकिन मेरी पत्नी का भी योगदान। तो वो किस्सा इसमें, एक सफर हम सफर के साथ एक पुस्तक मैंने मेरी पत्नी को समर्पित करके लिखी है कि जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था तो एक बार एक ऐसे टीचर आए हमारे स्कूल में। उन्होंने कहा भी आप फुटबॉल खेलते हो? खेलते हैं। तो भाई 6 महीने हो गए फुटबॉल खेलते हुए, इसकी 2 रुपए फीस है, वो तुमने नहीं दी। तो हमें ऐसा था विषय कि भी शुरुआती दौर पे जो हमारी नॉमिनल फीस लगती थी वो लग गई, उसके बाद फीस लगती नहीं थी। उस स्कूल में कोई फीस मांगता भी नहीं था किसी से। जी सर। ये खेल वाले विषय पे उन्होंने कहा नहीं, फुटबॉल बॉल का, मैदान की सफाई का ये कोई खर्चा होता है, सिर्फ खिलाड़ियों से ही हम देते हैं। तो आपसे 2 रुपए फीस आपने दी नहीं, इसलिए अगर आप कल 11 बजे तक नहीं लाएंगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा। और मैं 11वीं कक्षा में। अच्छा। उसके बाद कॉलेज जाना था। 10वीं के बाद एक, आजकल तो सीनियर के कारण 2 वर्ष लगते हैं, जूनियर सीनियर। उस समय 11वीं ही होती थी, 10वीं 11वीं फिर सीधा कॉलेज। हमारे बीकानेर में ऐसा ही सिस्टम।
तो मैं घर आया तो वो 2 रुपए की व्यवस्था हुई नहीं। दादी ने कह दिया क्या करोगे पढ़ करके, जो ज्यादा पढ़ते हैं वो कई बार पागल भी हो जाते हैं। तो मैं भी बचपन जैसे मेरा उम्र थी, करीब 16 साल जी के सर। आसपास की उम्र जी। थी मेरी। तो मैंने कभी माँ से मांगा, उन्होंने कभी दादी ने मना कर दिया, मैं माँ से दूंगा। ऐसा नहीं है कि 2 रुपए थे नहीं, लेकिन दादी ने मना कर दिया तो दादी से सबको डर लगता था कि फाइनेंशियल मामले में कंट्रोलर दादी है। और पिताजी गए हुए थे कोई शादी में, वो 2-3 दिन बाद आने थे। ये सब चीजें मेरी पत्नी सुन रही थी। उन्होंने मुझे पूछा भी आपको ये तकलीफ काहे की है, क्यों परेशान हो, टेंशन क्यों है? घूंघट में रहती थी मेरी पत्नी इन दिनों, वहाँ प्रथा थी हमारे समाज में उस रूप में। तो वो पीछे ले गई मुझे, वहाँ फिर मेरे से बात की कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा 2 रुपए चाहिए, मैं कल 11 बजे तक हमें स्कूल में जमा करा। बोला पैसे तो मेरे पास है, लेकिन वो मेरी माँ की अमानत है, वो मैं नहीं दूंगी, लेकिन मैं 2 रुपए सुबह आपको दे दूंगी। तो उनके पास 7 रुपए थे, उस बाजार से माला के मोती जो मणि है जिसको हम कहते हैं वो लेके आई, और एक बंदरवाल करके बहुत बढ़िया हैंडीक्राफ्ट का आइटम बनाया। और सुबह उसको, और रात में भी बनाया उन्होंने, इसमें लालटेन की रोशनी से, चिमनी की रोशनी से 2-2:30 बजे तक काम किया। फिर सुबह उन्होंने बाजार में बेच दिया। तो 7 रुपए से तुम मोती लेके आए थी, 9 रुपए में वो बिक गया, ठीक 2 रुपए बच गए। और मैं स्कूल जा रहा था साइकिल लेकर के टीसी लेने के लिए, 2 रुपए की व्यवस्था हुई नहीं, तब वो आज तो टीसी काटेगा। तो मन में भाव थे कि खेत जाएंगे, खेत में काम करेंगे, या मेरे घर में बुनाई का काम था वो करेंगे। तो रास्ते में मेरी पत्नी मिल गई, पैदल आ रही, बोला ये लो 2 रुपए। तो वो 2 रुपए में लेकर के स्कूल गया। तो वो जो टीसी काट रहा था टीचर, उसकी खिड़की के सामने जैसे ही मैं गया, मैंने कहा साहब गुरुजी मैं 2 रुपए लेके आ गया। तो उसने कहा लेट हो गया, आपको 11 बजे तक लानी थी, और ये 11 बज के 2 मिनट हो गए। मैंने कहा गुरुजी मैं 2 रुपए ले आया। तो उसने मेरे 2 रुपए देखे, देखने के बाद मेरी तरफ देखा, उसने देखा यार 2 रुपए ले तो आया। तो उसने टीसी कैंसिल की वापस, मेरा एडमिशन कर दिया। तो उस घटना को मैं देख करके पीछे मुड़ कर जब देखता हूँ, अगर 2 रुपए नहीं होते तो मेरी टीसी कट जाती, तो मैं पढ़ता भी नहीं, पढ़ते नहीं, पढ़ता अधिकारी भी नहीं तो बनते। अधिकारी नहीं बनता, अधिकारी नहीं बनता, एमपी भी नहीं बनता। तो वो उसका, उस घटना का बड़ा महत्व है तो जीवन 2 रुपए से आपकी सब कुछ सफर शुरू हुआ जीवन में। का। हाँ, मैं टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर बना, फिर आरएस के एग्जाम में पास हुआ, फिर आईएएस बना, फिर मैं यहाँ बीकानेर की जनता के आशीर्वाद से यहाँ पहुंचा, 4 बार सांसद रहे। 4 बार सांसद। तो ये 2 रुपए की घटना तो मैं याद करता हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। सर वो चूरू जब कलेक्टर थे वो क्या किस्सा था, रात मतलब आपने एक परिवार बिछड़ने से बचाया और रात को आपके पास फोन आता है और उठाते हैं, क्योंकि आज अधिकारी फोन अपने पास रखते ही नहीं है सर कलेक्टर। वो भी किस्सा आपके ध्यान में है क्या? जैसे देखिए, मैं चूरू में जब जिला कलेक्टर था तो मैं फोन मेरे पास ही रखता था, और मैं जो अर्जेंट फोन होते थे, जैसे वो फोन 2 जगह बजता था जी सर। तो गेट वाला जो पुलिस वाला वो भी उठाता था, तो मेरे को भी सुनाई देता था और मैं भी उसको उठा लेता था। और अब मैं पहले उठा लेता हूँ तो फिर गेट वाले को आवाज नहीं आती, अच्छा। लेकिन गेट वाला पहले उठा लेते तो मेरे को आवाज आ सकती थी कि ये क्या कह रहा है। तो जैसे ब्लड की जरूरत है, क्लर्क साहब तो सो गए, मैंने कहा मैं जग गया, अभी ब्लड कहाँ चाहिए, बोलो बताओ कहाँ एक्सीडेंट हुआ। तो वो व्यवस्था मैं रात को ही करता था। तो इसी तरह का एक फोन आया, और वो फोन मैंने उठा लिया फिरते ही। कितने बजे आया था सर? ये रात को कोई 2-3 बजे होंगे, और जो हमारा गेट से उठाने वाला होगा वो थोड़ा दूर होगा फोन से, तो मैंने उठा लिया तो मैं ही बात कर रहा था उससे। कोई महिला बोल रही थी तरफ से कि मेरी सासू जो है मुझे केरोसिन तेल डाल करके मारना चाहती है, आप जिला कलेक्टर महोदय मेरी मदद करो। तो मैंने कहा मेरा नंबर कहाँ से लिया, क्या आप एक पंचायत समिति में आए थे? तो पंचायत समिति में भी लिखा हुआ है, और आप देके भी गए थे, कभी कोई दिक्कत हुई किसी को? हाँ, नंबर तो मैंने दिए थे कई बार, लेकिन ऐसा क्या हो गया, आपकी सासू आपको जलाना ही क्यों चाहती है, पता नहीं क्यों।
तो चलाना नहीं चाहती है। मैंने कहा आपसे बात करके माफी मांग लीजिए, कोई गलती हुई तो। आपके हस्बैंड नहीं है क्या? हस्बैंड तो सो रहे हैं और ये केरोसिन का डब्बा लेकर के खड़ी है, ये तो मेरे घर में टेलीफोन है, तो उससे मैं आपकी बात कर रही हूँ। बाकी तो मुझे, मैं बाहर निकलूंगी और मुझे जला देंगे। तो मैं उसको लंबी बात करूँगा, मुझे क्या हो गया आपको, ऐसी क्या झगड़ा रहा आज? सासू ने तुम्हें ऐसा निर्णय क्यों लिया? मैंने बात की थी उससे, तो 10 मिनट बात की। अच्छा। तब तक वो सासू शायद तो दीवार, वो गेट के पास ही खड़ी थी, वो केरोसिन का लेकर के। और अच्छा। हाँ, तो जैसे ही सासू ने पूछा तो क्यों बात करे अपने, अब भद्र शब्दों में यूज किया किससे, तो उन्होंने कहा मैं जिला कलेक्टर से बात कर रही थी। कलेक्टर साहब हो? कुछ सासू लोग को लगा कि या तो कलेक्टर नहीं जाने, उसके हाथ से छूट गया केरोसिन। छूटने के बाद वो थोड़ा उसकी कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ होगा, उसने बात की अपने बहू से, फिर वो भी सो गई, वो भी सो गई। सुबह सासू ने कहा मेरे से रात की बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन तुम जिससे बात कर रही थी ना, उसके पास अपन चलते हैं, नहीं तो मैं तो तेरे को जला देती। तो वो मेरे से मिलने आए, सासू और बहू दोनों। मैं मीटिंग ले रहा था और बोला अर्जेंट बात करनी है, गुप्त में करनी है। मीटिंग समाप्त होने के बाद मैंने बात की, क्या बात है कि आपने हमारी जिंदगी बचा दी। मैंने कहा कि कौन बात, क्या विषय? कि रात को मैं बात कर रही थी, रात को कौन बात कर? तो मुझे पता चला कि अगर कलेक्टर संवेदनशील हो तो ऐसी जिंदगियां बच जाती हैं। और वो आज भी सासू बहू अच्छी तरह से रह रहे हैं। और कई बार मैं उधर एरिया में जाना होता है तो धन्यवाद भी देते हैं। अच्छा। तो ये जो संवेदनशीलता है ना, ये कलेक्टर को ऊंचाइयां भी देती है, जिसको हम आज अटल जी का जन्मदिन है, जिसको हम गुड गवर्नेंस कहते हैं, ये गुड गवर्नेंस का पार्ट है। सर, अटल जी कहते थे विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, लेकिन वर्तमान दौर में देखें तो विपक्ष में अभी इस सत्र की बात करें तो हंगामा बड़ा देखने को मिला। सांसदों के साथ मारपीट, नोट उछालना, अंबेडकर जी की फोटो यहाँ कांख में डालना, तमाम तरह की चीजें हमको तस्वीरें देखने को मिली। क्या आपको लगता है कि संसद का समय खराब नहीं करना चाहिए? जनता का ही पैसा है। देखिए, संसद का सत्र चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संसदीय इतिहास को जानते हैं या भारतीय जनतंत्र में विश्वास करते हैं, अटल जी के वो शब्द जो आपने ठीक ही कहा कि लोकतंत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष से मिलकर के बनता है। जब सत्र शुरू होता है तो हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं, एजेंडा तय करते हैं। तो इस बार भी एजेंडा तय किया, तो उन्होंने कहा भी हमारा तो अडानी मुद्दा है। हमने कहा भी क्या मुद्दा है, उसके बारे में आप नोटिस दो स्पीकर को और राज्यसभा के चेयरमैन को, अगर वो अलाउ करेंगे तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। तो ऐसा विषय आएगा तो। लेकिन ये 2-3 दिन इनका हंगामा रहा, फिर इनके अंदर ही विपक्ष में ही दो पार्ट में विपक्ष बंट गया। कांग्रेस तो एक मुद्दे को लेकर चली, दूसरे लोगों ने कहा नहीं हम इनके साथ नहीं है जी, ये हमारा मुद्दा नहीं है, सत्र चलना चाहिए। किसी का संबल मुद्दा था, किसी का बांग्लादेश मुद्दा था, और कांग्रेस का ही खाली रह गया अडानी मुद्दा। तो कांग्रेस ने फिर एक नया दांव खेला। हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कहा कि आप अगर संविधान पे चर्चा करा दोगे तो हम हाउस को चलने दें। तो ठीक है, हमने संविधान की चर्चा मान ली। 13-14 दिसंबर को लोकसभा में और 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में 2 दिन संविधान पे ही चर्चा हुई। तो इसमें लेकिन कांग्रेस की पोल खुल गई। बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, ये जग जाहिर हो गया। तो कांग्रेस ने एक रिएक्शनरी मूड में या मोड में हमारे गृह मंत्री जी का राज्यसभा में 17 दिसंबर को जो दिया गया भाषण, उसके 11-12 सेकंड का एक वीडियो अपलोड किया। उसके आगे क्या दिया, पीछे क्या दिया, टोटल भाषण का सार क्या था, ये कुछ नहीं। 11 सेकंड की वीडियो अपलोड करके दुष्प्रचार करना शुरू किया। तो हमारे लोग भी उद्वेलित थे।
तो मकर द्वार पे ये रोज प्रदर्शन करते थे कांग्रेस के लोग। उस दिन हमारे लोग भी आ गए, बीजेपी और एनडीए के लोग भी आ गए। जी सर। MP। तो ये राहुल गांधी जी वहां आए, पहले बाबा साहब की जहाँ मूर्ति लगी हुई है वहां गए, वहां से फिर ये मेन पोर्च में आए, जो ओल्ड बिल्डिंग का मेन पोर्च है, उससे सीधे मकर द्वार से ये पार्लियामेंट में प्रवेश करने लगे न्यू बिल्डिंग में। तो सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि ये रास्ता हमने कर दिया इधर से जाने का, आप इधर से जाइए। जी सर। जब कोई लोग वहाँ खड़े होकर नारे लगाते हैं तो साइड से ही जाते हैं। हाँ सर, मैंने भी देखा है सर, मैंने भी कवरेज किया। और राजनाथ सिंह जी को आपने देखा होगा कि एक बार ये नारे लगा रहे थे और ये झंडा और कुछ भेंट कर रहे थे, तो राजनाथ सिंह जी को भी झंडा भेंट किया उन्होंने। राजनाथ सिंह जी ने लिया झंडा, हाँ वो साइड से जाते हैं। और झंडा लेके निकल गए। हाँ। तो ऐसे उन्होंने कहा कि आप इधर से साइड से निकल जाओ। राहुल गांधी जी को लगा कि नहीं, ये तो मकर द्वार तो हमारा ही द्वार है, हमारा ही है, विपक्ष का ही है, हम ही विरोध कर सकते हैं, बीजेपी वाले क्यों विरोध कर सकते हैं। वो बीच में से निकले और यूं करते हुए निकले, तो उसमें से 5-6 सांसद गिर गए। दो सांसद है चोट भी आई, प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत जी, वो तो अस्पताल में भी भर्ती रहे। तो ये जो सीन था, ये सीन ठीक नहीं था। देखिए, जब तय हो गया कि हम संविधान पे चर्चा करेंगे, उनकी बात हमने मान ली, उनको उसके बाद काले टी शर्ट पहन करके नहीं आना चाहिए लोकसभा। काले टी शर्ट पहन के आई, उसी मुद्दे को वापस, पुराने मुद्दे को जो सत्र शुरू हो रहा था, उसी मुद्दे को मुंह पे मास्क लगा के आई। पीछे जब स्पीकर साहब ने कहा कि भाई आप ये तख्तियां लेकर के नहीं आ सकते, ये जो टी शर्ट आपने पहने हैं जिसमें नारे लिखे हुए ये नहीं कर सकते, तो 1-2 आदमियों ने, एमपीओ ने गुस्से में टी शर्ट उतारे और पूरे सदन में लहराए, जैसे काले झंडे फहराते हैं ऐसे। तो ये जो सीन क्रिएट किए हैं इस बार कांग्रेस ने किए, अदरवाइज सत्र तो बहुत अच्छा चल रहा था। सर राहुल गांधी कह रहे हैं इतना बड़ा मुद्दा होगा कि माफी नहीं मांगूंगा मैं, वो कह रहे हैं। इसका भाषण तो पूरा सुनो ना उनका। नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं जो ये मारपीट हुई इसके बाद पूछा मीडिया वालों, तो कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो तो अहंकार है ना उनका, वो तो उनका अहंकार है। जब इनकी FIR दर्ज हो गई तो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के कराइए। भाई FIR में तो आप अपना पक्ष रखो, अहंकार किस चीज का है? आपको जो सुरक्षा कर्मियों ने जो रास्ता बनाया उस रास्ते से आते तो ठीक रहता ना। एक नेता प्रतिपक्ष की गरिमा भी होती है। तो भीड़ में ही ऐसे करते हो गए तो उसमें गिर गए सांसद वाकई गिर। अच्छा। हाँ, सीढ़ियां थी तो वहाँ नॉक पे लगी हुई है। सर आपको लगता नहीं कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह के वाकया होना, जनता के समय व्यतीत करना शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शर्मनाक है। आपको तो सर पीड़ा होती होगी, आप ब्यूरोक्रेट भी रहे फिर। बिल्कुल पीड़ा होती है। मैं तो लंबे समय से इसमें भी संसद में हूँ, 4 बार हो गया मुझे, और मैं CP पार्टी का फिर संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नाते मुझे संसद की हर गतिविधि से मैं संबंध मेरा रहता है, तो नेचुरली ऐसे सीन जो है वो पीड़ा देता है। क्या आपको लगता है अंबेडकर जी के विवाद को अनावश्यक तूल दे रही है कांग्रेस? और नहीं, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि कांग्रेस की पोल खुल गई इन 4 दिन की चर्चा में, 2 दिन लोकसभा, 2 दिन राज्यसभा। उनको लगा कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा अपमान, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अपमान बाबा साहब का किया, ये जनता के सामने आ गया, जग जाहिर हो। तो रिएक्शन में ये मुद्दा लेके आए। अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि बाबा साहब, मैं कल अशोक गहलोत जी का इंटरव्यू सुना था, वो कहते बाबा साहब अम्बेडकर को तो हमने लॉ मिनिस्टर बनाया, तो बीजेपी ने तो आपको भी बनाया सर लॉ मिनिस्टर। तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे। मंत्रिमंडल का अशोक गहलोत जी को पढ़ना चाहिए इतिहास। मंत्रिमंडल का जो पहला गठन हुआ था उसमें 1 कोटा दलित को थे, 5 हिंदू, 5 मुस्लिम, फिर ऐसे सिख, पारसी, ईसाई, ऐसे करके 14 लोग थे। उसमें तो बाबा साहब का नाम ही नहीं था। तो नेहरू जी ने मंत्रिमंडल बनाया, उसमें तो दलित कोटे में जगजीवन राम जी का नाम था। अशोक गहलोत जी को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। बाबा साहब तो साल भर बाद जुड़े हैं, क्योंकि प्रेशर आया कि भाई सबसे दलितों में सबसे समझदार, पढ़ा लिखा तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ही है। और उस समय चुनाव नहीं हुए थे ना, वो अंतरिम गवर्नमेंट थी और उसमें राष्ट्रीय सरकार बनानी थी, सभी दलों के लोगों को लेना था। इसलिए बिना चुनाव के समय जो एक व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी उसमें कांग्रेस के लोग भी थे और कांग्रेस के विरोध के लोग भी थे, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ये मंत्री बने। तो इसमें कोई योगदान नहीं है उनका। ये उस समय की जो व्यवस्था थी कि हम राष्ट्रीय सरकार देके जाएंगे जब तक आपका चुनाव नहीं हो,
उसका योगदान। क्या आप मानते हैं कांग्रेस झूठ की दुकान है, संविधान खतरे में है, पहले बोल देते हैं भ्रम फैलाते हैं, तो वो हमेशा ही 52 का चुनाव बाबा साहब वाला आप देख लो। 52 में ये, जैसे इस बार 24 के चुनाव में संविधान खतरे में, रिजर्वेशन खतरे में, झूठ फैलाई, भ्रम फैलाया। ऐसे ही उन्होंने 52 जब बाबा साहब चुनाव में खड़े हुए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, नॉर्थ बॉम्बे से, तो ये रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट थे। कुछ सीटें ऐसी थी जहाँ 2 कैंडिडेट खड़े होते थे एक ही सीट पे, और डांगे साहब करके एक जनरल कैंडिडेट के नाते खड़े थे। तो वहाँ पहला ही चुनाव था, इसलिए बाबा साहब वो चुनाव जीत रहे थे। वो जो मिलों में काम करने वाले मजदूर थे, वो बाबा साहब के भक्त थे। वो वोट देने आए तो उन्होंने कहा हमें तो बाबा साहब को जीताना है, तो कहाँ वोट देना, कि नहीं वोट तो आपको 2 देने पड़ेंगे तब बाबा साहब जीतेंगे। अच्छा। तो उस 2 के चक्कर में बाबा साहब चुनाव हार गए 14,374 वोटों से। लेकिन जो बाबा साहब के वोट खारिज हुए वो 74,333 है। अच्छा। अगर वो जो बाबा साहब को पड़े, अगर वो खारिज नहीं होते तो बाबा साहब चुनाव जीते हुए थे। बिल्कुल। इसलिए भ्रम फैला करके बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया। ऐसी कांग्रेस आज राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक मजबूरियों से बाबा साहब का नाम ले रही है। अदरवाइज बाबा साहब का तो जब तक वो जिंदा थे तब तक अपमान किया कांग्रेस ने, और जब तो परिनिर्वाण हो गया उनका, उसके बाद भी अपमान किया कि उनको भारत रत्न नहीं दिया लंबे समय तक। अपने कांग्रेस ने तो अपने शासन में दिया ही नहीं, जब वीपी सिंह का शासन आया तो दिया। और जहाँ सेंट्रल हॉल में बैठ करके संविधान का निर्माण किया था बाबा साहब ने, वहां तेल चित्र नहीं लगने दिया, बोला जगह नहीं है। इतना अपमान किया जी बाबा साहब को। वो कांग्रेस जब उसको लगा कि ये तो मेरी पोल खुल गई है कि हमने इतना बाबा साहब का अपमान किया, तो उसके रिएक्शन में ये गृह मंत्री जी का ये एक 11-12 सेकंड का एक वीडियो ला करके दुष्प्रचार कर रहे हैं। उससे पहले क्या बोले, उसके बाद क्या बोले, ये भी तो देखना पड़ेगा। सर, आपके जीवन में ये सौभाग्य मानते हैं कि एमओएस जब आप रहे तो जीएसटी आ गया, फिर आप जब अमृत महोत्सव आज़ादी का संस्कृति मंत्री रहे तब आ गया, फिर आप जब लॉ मिनिस्टर रहे तो नारी शक्ति वंदन बिल आ गया, अब 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो क्या आपको लगता है कि ये ईश्वर ने ही कुछ कृपा कर रखी है, जो अच्छे अच्छे बिल आपके उसमें अच्छी अच्छी चीज है? आप सर वो हर व्यक्ति के जीवन में योग संयोग का विषय तो रहता ही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सब अवसर दिए हैं, और ये बात सही है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब नई संसद भवन में पहला ही बिल पेश होना और पास होना तो इतिहास का हिस्सा तो है ही। और अब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, तो ये भी एक बहुत। सर, आप हैवी इंडस्ट्री मंत्री रहे थे जब ई रिक्शा का आया था, तो मतलब आपको लगता है कि ईश्वर सब अच्छा करा रहा है? सब इलेक्ट्रिक व्हीकल का विषय उस समय ज्यादा चला, फिर उसके बाद जीएसटी का विषय भी जब एमओएस फाइनेंस था तब आया। तो सर 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए क्या आपको लगता है कि कोरम पूरा हो जाएगा? सर, आपका जो आंकड़ा है वो पूरा हो जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी लोग कह रहे थे दलों की सहमति नहीं बनी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में दलों की सहमति बनाई। 1 नेशन 1 इलेक्शन में भी हमने अभी जेपीसी बनाई है, सभी दलों के लोगों को हमने लिया है। 39 मेंबर हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला करके। मुझे लगता है हम दलों की सहमति बनाने में सफल होंगे, और ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इलेक्शन रिफॉर्म से संबंधित बड़ा फैसला है, और देश इसके लिए तैयार है। कि जब 1952 से लेकर के 67 तक एक साथ चुनाव हुए, तब संघीय ढांचे में कोई चोट नहीं आई, तो अब कैसे आएगी? ये देश समझने लग गया। इसलिए मुझे लगता है दल साथ आएंगे और इसको पास करेंगे। सर, आपको लगता है कि अब आपके व्यक्तिगत जीवन पे फिर से आते हैं कि आपको लगता है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका मानते हैं, मतलब आपके जीवन को, करियर को बनाने में? देखिए, वैसे तो सभी का ही योगदान है जी, और मैंने तो जब पुस्तक लिख दी तो मेरी पत्नी का सबसे ज्यादा योगदान मानता ही हूँ। पुस्तक में लिखा हुआ है बहुत सी चीजों में। अच्छा। मेरे माँ बाप का भी योगदान है, मेरे गुरुजनों का भी है, समाज का भी है, लेकिन मेरी पत्नी का विशेष योगदान। सर, आप भजन गायक भी हैं, आप अच्छे। मीरा और मीरा के, कबीर के जो भजन है
वो आप गाते हैं सर, इसका क्या मतलब, कैसे मीरा के कबीर के ये भजन? बचपन से ही गा रहे हैं। कबीर हमारे दर्शन का एक पार्ट रहा है, और मीरा जिसको भक्त शिरोमणि का दर्जा प्राप्त, हमारे जनमानस में मीरा के भजन बहुत गाए जाते हैं, और बहुत कम ऐसे संत या महापुरुष हुए हैं जिनको भक्त शिरोमणि का दर्जा। मीरा तो वो नाम है जिनको भक्त शिरोमणि का दर्जा। कुछ लोग ट्वीट भी करते हैं, अभी आप एक ट्वीट चल रहा था कि मीरा के बारे में कुछ ऐसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं है जी, वो तो मैं तो मीरा को देवी समान मानता हूँ, और मीरा जैसा व्यक्तित्व कहाँ मिलता है। सदियों बाद कोई ऐसा व्यक्तित्व देखने को मिलता है। बहुत भारतीय जनमानस को मीरा ने सकारात्मक रूप से भक्ति का भाव दिया है, प्रेम का भाव दिया है। मीरा का व्यक्तित्व तो बहुत अलग है, साधना के शिखर पे है मीरा, साधारण व्यक्तित्व नहीं है मीरा। सर कलाम साहब की पुस्तक में आपका नाम मेंशन है, क्या है उसमें, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कई पुस्तकें लिखी। ये मैनिफेस्टो फॉर चेंज करके एक पुस्तक है, लास्ट बट वन। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक पुस्तक है, ये मैनिफेस्टो फॉर चेंज। पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक कैसे जनप्रतिनिधि होने चाहिए, वो उस पुस्तक का सार है। तो उसमें कुछ अच्छे पंच, अच्छे सरपंच, कुछ प्रधान, कुछ जिला प्रमुख, कुछ एमएलए, कुछ एमपी, उनका जिक्र किया कैसे होना चाहिए। तो उसमें हमारा भी जिक्र है कि भी ऐसे लोग हों तो जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है। ऐसी बात उन्होंने अपने इस पुस्तक में उल्लेख किया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक में हमारा भी उल्लेख किया। अभी भी आप बैडमिंटन खेलते हैं सर रोज? बैडमिंटन तो खेलते हैं जब भी मौका मिलता है। अच्छा, कोर्ट बना रखा है अलग से? जब भी मौका मिलता है। और वैसे खेलना, कोई इनको खेल, देखिए संगीत में रुचि रहनी चाहिए, खेल में भी रुचि रहनी चाहिए। ये मेरे स्वभावगत बचपन से ही ये रुचियां विकसित हुई और भी अब तक चली आ रही है। एक चांद जिस दिन पूरा निकलता है, पूर्णिमा के दिन, उस दिन मैंने सुना है कि आप बिजली बचाते हैं। वो कार्बन एमिशन को कम करने के लिए एक सोमोटो एक एक्शन है। देखिए, हमने कुछ चीजें वेस्टर्न कल्चर से लेना शुरू कर दिया। जैसे अर्थ डे पे हमारे कुछ युवा लड़के और लड़कियां 1 आवर इज ए 0 आवर, कि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, कार्बन एमिशन को कम करेंगे, ऐसा सोमोटो करने का प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन में क्या है कि वो तो 1 आवर इज ए 0 आवर साल में एक बार है। जी सर। पूर्णिमा साल में 12 है। हर पूर्णिमा पे आप अगर पूर्णिमा में चांद की रोशनी के साथ रहेंगे और घर की लाइटें नहीं जलाएंगे, तो एक कार्यक्रम मैं करता हूँ, उसका नाम है एक रात चांद के साथ। हाँ, वही पूछना चाह रहा था सर। एक रात चांद के साथ। तो इससे आपको चांद की जो विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। सर संसदीय क्षेत्र में करते हैं, यहाँ करते हैं? जब भी मौका मिलता है, जहाँ कहीं भी होता है वहीं करते हैं। मैं तो एक बार साउथ में था। अच्छा। उन्होंने कहा जी ये तो हम समझ नहीं रहे हैं क्या प्रोग्राम है। तो एक रात चांद के साथ वहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने इसका अंग्रेजीकरण कर दिया, 1 नाइट विथ फुल नाइट, मूनलाइट, 1 नाइट विथ मूनलाइट। उसका अंग्रेजीकरण किया और वो प्रोग्राम पांडिचेरी में किया। अच्छा। और बहुत पसंद आया। इतने तमिल में भजन है। अच्छा। ये चंद्रमा पे, और चंद्रमा की रोशनी शीतलता तो देती है, इसमें कोई शक नहीं, अच्छा भी लगता है। तो हमने उसको 3-4 बजे तक, एक डॉक्टर थे उनके छत पे किया। अच्छा। विदाउट लाइट। और उन्होंने खीर बनाई थी, मुझे ध्यान है। तो हम भी बनाते हैं खीर, 5 बनाई उन्होंने, सबने खाई थी। तो चंद्रमा की रोशनी जब पड़ती है खीर पे, तो वो खीर जब हम खाते हैं तो नेचुरली भाव अलग हो जाता है। सर आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कुछ काम किया उस समय? देखिए, मैं ये गीत गाने के लिए जाया करता। अच्छा, बचपन जब से आपका जुड़ाव है? हाँ, तब से। उसके बाद मैंने जो इनके संगठन है, सेवा भारती है, भारत विकास परिषद है, स्वदेशी जागरण है, इनमें कई
समय तक जब मैं अधिकारी था तब काम किया। अच्छा, वो क्या है, मैं इसलिए पूछ रहा था, आपने खीर की बात की, संघ में भी खीर महोत्सव होता है, आपको ध्यान होगा, रात्रि हाँ, में हाँ, होता है। करते हैं स्वयंसेवक सारे मिलके। खीर महोत्सव में मैं जुड़ा रहा हूँ। अच्छा, जब वहीं से ये प्रेरणा आई। वहीं से ये थी, लेकिन जब मोदी जी ने बोला कि हमें सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, एक मेरी साइकिल वाला विषय और ये एक रात चांद के साथ, ये मोदी जी की प्रेरणा से। साइकिल में अभी भी जाते हैं आप संसद? मैं साइकिल पे संसद जाने में मैं 2 साल लगातार गया विदाउट फेल। और मंत्री बनने के बाद कुछ सुरक्षा कारणों से कम जा पाता हूँ, लेकिन मैं फील्ड में रहता हूँ, तो जैसे पर्यावरण दिवस आ गया और कोई अवसर आ गया तो मैं साइकिल लेकर के निकलता हूँ। सर, लोग मुझसे राजस्थान में ये पूछते हैं, ये पगड़ी वाले नेताजी कौन है? पगड़ी लगाए रखते हैं आप, क्या कारण है सर इसका? ये जो आपका साफा है, राजस्थानी साफा। देखिए, मैं चुनाव लड़ने गया 2009 में, तो वहाँ पहनाते ही है पगड़ी। हाँ, पहना भी, तो गर्मियों का मौसम था, हालांकि कुछ लोगों ने कहा चलो ये तो चुनाव के लिए आए हैं, उसके बाद शायद ये पगड़ी उतार देंगे। तो वहाँ हमने संकल्प ले लिया, भाई आप चुनाव जीताओ, आपने पगड़ी पहनाई है, मैं आपके पगड़ी का मान रखूंगा, इसको उतारूंगा नहीं। तो वो उनको अपील करी जनता को, यार ऐसा है क्या, आप नहीं उतारोगे क्या, हम आपको जिताएंगे। जिता दिया चुनाव। तो शुरू में तो लोग मजाक ही सोचे होंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, पगड़ी नहीं उतारेंगे नेताजी, लेकिन आप तो हमेशा ही लगाए रखते हैं और राजस्थान की मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। मैं जब कोई विदेशी टूर पे भी होता हूँ तब भी मैं इसी ड्रेस में। पर सर, राजस्थान का आपने मान सम्मान, इस पगड़ी का मान सम्मान हमेशा रखा है, लॉ मंत्री भी हैं, क्या आपको लगता है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए? आपका दिल क्या कहता है? देखिए, राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा दिल क्या, मैं तो इसका पैरोकार भी रहा हूँ, लेकिन एक हिंदी भाषी जो लोग हैं उन्होंने एक संगठन बना करके उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया कि अगर राजस्थानी और भोजपुरी ये एक ही बिल में जुड़े हुए थे पहले, अगर इनको संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता मिल गई तो हिंदी कमजोर हो जाएगी, और हिंदी को जो हम संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलाना चाहते हैं या उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो उन्होंने कोई एक एप्लीकेशन दी कि ये भोजपुरी और राजस्थानी बोलने वाले बहुत लोग हैं और इनकी लिपि देवनागरी ही है, तो ऐसे करके टेक्निकल मुद्दों पे कोई जांच हो रही है। बाकी तो मुझे लगता है कि भाषा तो हमारी राजस्थानी बहुत तो समृद्ध भाषा रही है, और मैं सोचता हूँ कि अब तो एक विषय और चल पड़ा है कि राज्य भाषा का भी दर्जा का विषय एक राजस्थानी भाषा के लिए चला है, तो उस दिशा में भी कदम आगे बढ़े। सर, आप अधिकारी रहे हैं और आपने खुद ने पढ़ाई की है, आपने संघर्ष किया है, अधिकारी बने प्रशासनिक सेवा में। ये बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं सर, पिछली सरकार में कांग्रेस में इतने सारे लीक हो गए, बच्चा बड़ा मेहनत करता है, आपने मेहनत करके पढ़ाई की होगी, आपको लगता है क्या इससे कैसे नकेल कसी जाए, ऐसे पेपर लीक नहीं हो, क्या सिस्टम होना चाहिए? देखिए, अगर सिस्टम को हम स्ट्रांग बना दें, सिस्टम से ही चलना पड़ेगा। जैसे भजन लाल जी आए हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने थोड़ा सिस्टम को स्ट्रांग बनाया, इच्छा शक्ति प्रकट की, नहीं पेपर लीक नहीं होने से, नहीं हो रहे ना, फर्क पड़ता है जी। इसलिए जो भी शासन में हो, ये बहुत बड़ा एक तरह छात्रों के साथ धोखा है। पेपर लीक बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, और जो करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो इस मत का हूँ। आपको लगता है कि सर आरपीएससी में भी पॉलिटिकल नियुक्ति नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कई लोग, आरपीएससी जैसी संस्था का मान और सम्मान बना रहना चाहिए, जो नियुक्तियां हो वो प्रॉपर तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो। निश्चित रूप से आरपीएससी में सुधार की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि यूपीएससी में सर जो नियुक्ति होती है बहुत अलग तरीके से होती है, आरपीएससी में आप ध्यान होगा आपको। नहीं, अब धीरे धीरे सब राज्यों ने इसमें सुधार करने की ओर कदम बढ़ाए। यूपीएससी के पैटर्न को, यूपीएससी के कैलेंडर को, ये सबको मानने का उन्होंने प्रयास करना शुरू किया है, ये अच्छा संकेत है। सर, कोर्ट के ऑर्डर पर जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद कई मस्जिदों में मंदिर वाली बात चल रही है और जांच भी हो रही है, लेकिन ओवैसी जैसे लोग मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है, जबकि कोर्ट का ऑर्डर है वो, तो मोदी जी का क्या गलती है इसमें? नहीं, वो तो राजनीतिक कारणों से वो करेंगे ही। ये विषय थोड़ा अलग है, कभी विषय अलग पे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें सुनवाई करी है और मोहन भागवत जी इस पे बोल चुके हैं, तो मेरा इस पे कुछ ज्यादा बोलने का उचित बनता नहीं। सर, आप लॉ मंत्री हैं, कानून के क्षेत्र में नए कानून भी आए हैं, क्या नया करने जा रहे हैं? और भी देखिए, न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 3 जो हमारे कानून है, जो भारतीय दंड संहिता है वो भारतीय न्याय संहिता हो गई, सीआरपीसी है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई,
इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गए, सब नए हो गए और लागू भी हो गए। इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज हो गया और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम 1 जुलाई से लागू हुआ है उससे जो पेंडेंसी है उसमें भी कमी आएगी और तेजी से सुधार होगा। सर, नए अधिकारियों को क्या सीखना देना चाहेंगे? जैसे आपने बताया चूरू कलेक्टर थे, आपने एग्जांपल बताया, मैं खुद फोन उठा लेता हूँ और आप मंत्री हैं, मुझे ध्यान है कि राजस्थान का कोई भी निवासी आपको फोन कर लेता है, मैं भी आपको कई बार रात को भी कर लेता हूँ, आप उठा लेते हैं। संवेदनशील होना चाहिए जी, सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, संवेदनशील हो और चीजों की समझ ठीक हो और सिस्टम पारदर्शी हो तो निश्चित रूप से सुशासन आएगा और सुशासन ही बड़ा हथियार है डेवलपमेंट। रैपिड फायर छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप एक वन लाइनर जवाब दे दीजिएगा। अच्छा सर, आपके पिताजी जो थे, बताया कि बहुत गरीबी से निकले हुए थे, क्या स्थिति थी उस वक्त परिवार की जब? वो नहीं करते थे, वो नहीं अच्छा। काम। तो अच्छा, अपना आइडियल किसे मानते हैं जीवन में? अभी बताई तो दिया, सभी आइडियल है मेरे, तो जिन्होंने ज्ञान दिया सब आइडियल है मेरे। अच्छा। हाँ, जिन्होंने भी ज्ञान दिया, चाहे गुरु हो, चाहे समाज के लोग हो, चाहे हमारे माताजी पिताजी हो, पत्नी, इवन सब आइडियल है मेरे लिए। पढ़ना क्या पढ़ना पसंद है? कौन सी पुस्तकें? पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ, मेरी आदत में, मेरी हॉबी है, पुस्तक तो पढ़ता ही हूँ मैं। अखबार भी पढ़ता हूँ, कोई अच्छी चीज अखबार में होती है तो उसको भी नोट करता हूँ। ये तो घंटा 2 घंटे का मेरा सुबह सुबह पुस्तकें पढ़ने का, ये तो मेरी हॉबी है। भजन भी हॉबी है आपकी? हाँ, वो शाम की है। अच्छा, डेली होता है सर? हाँ, डेली सुबह शाम दोनों हॉबी तो रहनी चाहिए ना। मेरी जो सत्संग का माहौल होता है उसमें धार्मिक आयोजन करते हैं आप? नहीं, सत्संग का माहौल जहाँ होता है, अच्छा, सत्संग का महत्व जीवन में है, उस माहौल में ही भजन करता हूँ और भजन के माध्यम से मैं सीख दे के आता हूँ। अच्छा, क्या सीख दे के आते हैं? कुछ न कुछ हर भजन में सीख है, हर भजन में सीख है, वही सीख दे के आते हैं। जीवन में प्रेरणा मिलती है हर भजन से, जीवन सुधरता भी है, संस्कार भी अच्छे बनते हैं। कोई भजन हो, हर भजन में सीख है। मेडिटेशन और योग को कैसे देखते हैं सर? वो भी हमारे जीवन का हिस्सा है। मेडिटेशन एंड योग वो भी हमारे। खाना क्या पसंद है सर? रूटीन, कोई भी सब्जी दाल ये। और घूमना कहाँ पसंद है? घूमना लॉन में। मोदी जी को आप अंतिम क्वेश्चन कैसे देखते हैं? मोदी जी क्या सीखने को मिला? हमारे, देखिए मोदी जी का व्यक्तित्व अलग है। वो जब मिलते हैं, बात करते हैं, उनका भाषण सुनते हैं तो वो हमें ऊर्जा का संचार करते हैं और हमें बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे। तो ये थे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिन्होंने खास बातचीत की। आपको इनका पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।